हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष स्वागत करता हूं एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाला जो चैप्टर है, ठीक है। यानी अपनी जो फर्स्ट बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके चैप्टर्स के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और जो है सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। इसके जो पहले के जो नोट्स हैं वो अपन ने जो है लास्ट वीडियो में जो है कवर किए थे। और यहाँ से आगे का जो नोट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक एक नोट्स का मीनिंग अर्थ अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से शानदार नोट्स हैं जो आपको अपने रजिस्टर या कॉपी में अच्छे से लिखने हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर राइटिंग की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है और अपनी जो कॉपी है उसमें एज इट इज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो अपन ने इससे पहले के जो लास्ट वीडियो था उसमें यहाँ तक कहाँ तक जो है अपन ने चर्चा की थी जो है भारत विभाजन के परिणामों पर, ठीक है। भारत विभाजन के परिणामों पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो इससे आगे अपन जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनेक परिवार जो थे उन्होंने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए, देखिए अनेक परिवार थे, उन्होंने अपने जो कुल की इज्जत बचाने के लिए क्या किया था। उन्होंने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए जो अपने घर की बहू बेटी थी उनको क्या है मार डाला था, ठीक है। यहाँ तक अपन ने जो है चर्चा की थी। और देखिए अनेक बच्चे क्या हो गए थे, अनेक बच्चे जो है अनाथ हो गए थे, क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, अनेक बच्चे अनाथ हो गए थे। और इसके अलावा अपन बात करें, ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि विभाजन के फलस्वरूप जो है पाकिस्तान जो है वो अस्तित्व में आया था। विभाजन जब भारत का हुआ था दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में, तो इसके फलस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया था और जो है भारत, ये आपके दोनों अस्तित्व में आए थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। चलिए आगे, इससे आगे अपन ने जो है चर्चा करते हैं। यहाँ से आगे जो है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए महात्मा गांधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको महात्मा गांधी का जन्म याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो महात्मा गांधी जो थे वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आप जो है पीछे की क्लास में आप पढ़कर आए हो, ठीक है। महात्मा जो गांधी थे वो आपके सत्य और अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। हमेशा सत्य बोलते थे और अहिंसा का जो है सबको पाठ पढ़ाते थे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कुछ एक जो हेडिंग है, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए अगला, महात्मा गांधी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के किसी भी जश्न में क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी ऐसे एक नेता थे जिन्होंने भारत की जो आज़ादी है ना, भारत को जब आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी ने आज़ादी का जो जश्न मना रहे थे लोग, उसमें कोई भी ऐसा जश्न नहीं था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, कोलकाता में ये डेरा डाले हुए थे, क्योंकि ये जो है महात्मा गांधी इन्होंने भारत की आज़ादी की किसी भी जश्न में क्या नहीं लिया था, भाग लिया था। और कहाँ पर डेरा डाले हुए थे, तो ये डेरा डाले हुए थे आपका कोलकाता में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, इन्होंने सत्याग्रह सिद्धांत को अपनाया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछ सकता है। तो देखिए इन्होंने सत्याग्रह जो सिद्धांत था ये दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास भी किया था। ये महात्मा गांधी जो थे इन्होंने सांप्रदायिक जो सद्भाव है ना, हिंदू और मुसलमान जो लोग हैं इनमें जो है एक तरह से लड़ाई बंद कराने का जो है यहाँ पर प्रयास किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी की अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, ये आपको याद रखना है और यहाँ पर इसे हाईलाइट करना है। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने की थी, यहाँ पर आपको याद रखना है किसने की थी, नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नाथूराम गोडसे ने की थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। 1869 को इनका जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और हत्या हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो है बोर्ड एग्जाम में जो है एमसीक्यू के टाइप में इसको क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला आपको यहाँ पर याद रखना है एक नोट का बिंदु, ठीक है। एक नोट का बिंदु दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। तो देखिए महात्मा गांधी यहाँ पर आपको समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब और बंगाल दोनों प्रांत जो है वो भारत विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो देखिए ऐसे कौन कौन से प्रांत थे जो भारत विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित हुए। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बनने की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पर नोट के रूप में आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है।
कि पंजाब जो था और एक बंगाल जो था, ये दोनों ऐसे प्रांत थे जो भारत विभाजन से सर्वाधिक जो है क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है, नई हेडिंग है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर समझनी है कि ब्रिटिश इंडिया का स्वरूप के नाम से आपको एक हेडिंग बनानी है। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट भाग का जो नाम था वो था भारत, है ना, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत आपको याद रखना है। और दूसरा जो भाग था वो थे रजवाड़े। ठीक है, क्या थे, रजवाड़े, जहाँ पर राजा शासन करते थे। कौन शासन करते थे, राजा शासन करते थे। और ब्रिटिश भारत पर कौन शासन करते थे, अंग्रेज करते थे। कौन शासन करते थे, अंग्रेज जो है ब्रिटिश भारत पर शासन करते थे। और जो है रजवाड़ों पर कौन शासन करते थे, राजा महाराजा जो भी थे वो शासन करते थे। तो देखिए, ब्रिटिश भारत पर जो अंग्रेजों का क्या था, पूर्ण नियंत्रण था, सीधा नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, जबकि रजवाड़ों पर क्या था, रजवाड़ों पर जो अंग्रेज थे वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते थे, नियंत्रण करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये आपको समझना है, बस इतना ही आपको समझना है। इससे आगे जो है अपन जो है समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे है कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में जो है बटा हुआ था। अभी अभी मैंने बताया, जो मैं बताऊंगा वही आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे। ठीक है, तो एक हिस्से में कौन था, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे जहाँ पर अंग्रेजों का क्या था, शासन था, जबकि दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े, अर्थात अपन इन्हीं को क्या कहते हैं, रियासतें कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। सामान्यतः ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतों पर किसका शासन था, अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। अभी अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जो प्रांत था उस पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, जबकि जो रजवाड़े थे, ठीक है, उन पर देसी राजाओं का शासन था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार के अधीन थे, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वहाँ पर अंग्रेज जो है वो शासन करते थे। ठीक है, आप साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जो है वीडियो को स्किप कर करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। और देखिए, ये मेन हेडिंग है जहाँ से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए चैनल तो बहुत सारे हैं जो आपको वहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिस्टमेटिकली तरीके से नोट्स जो है प्रोवाइड करने का काम जो है और उनको जो है एक्सप्लेन करने का काम कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसलिए अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है, बिना स्किप की वीडियो को देखना है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। अगली जो हेडिंग है, रजवाड़े या रियासतें। ठीक है, रजवाड़े या रियासतों के नाम से आपकी हेडिंग है जो आपको यहाँ पर बनानी है। तो देखिए, आपको इसमें क्या लिखना है कि ब्रिटिश इंडिया में छोटे छोटे प्रांतों को रजवाड़े, जबकि शेष प्रांतों को रियासतें कहा गया। तो आपसे जो है बाई चांस आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि रजवाड़े किसे कहते हैं, रियासतें किसे कहते हैं। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है, एक लाइन की, ये आपको समझनी है, ये आपको याद करनी है। तो किस तरह से आपको लिखना है, देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया था जो दो भागों में बटा हुआ था, उसमें जो है दूसरा जो इलाका था वो कौन सा था, रियासतों का था, रजवाड़ों का था, जिस पर किसका शासन था, राजाओं का शासन था। किसका शासन था, राजाओं का शासन था। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया में छोटे छोटे जो प्रांत थे उनको रजवाड़े कहते थे, और जो शेष प्रांतों को क्या कहते थे, रियासतें कहते थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। एज इट इज़ आप उतार सकते हो और जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अगला जो एक नोट का बिंदु है जो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, नोट का बिंदु आपको किस तरह से लिखना है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय कुल रजवाड़ों या रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी। कितनी थी, 565 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर समझना है। इस पर आप स्टार लगा लेना। क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन की जब समाप्ति हुई थी, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे, तो उस समय भारत में कुल रजवाड़े कितने थे या रियासतें कितनी थी। तो टोटल कितनी रियासतें थी, 565 थी। कितनी थी, 565 थी। ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है जी, इस तरह से आपको जो है नोट का बिंदु आपको लिखना है। अगले देखिए, अगला जो हेडिंग है जो आपको यहाँ पर लिखना है, आपको सिस्टमेटिकली हेडिंग जो है आपको यहाँ पर जो नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। तो अगला हेडिंग है रजवाड़े या रियासतों के विलय की समस्या। ठीक है, अगली हेडिंग है रजवाड़े या रियासतों के विलय की समस्या। तो देखिए, इसमें आपको क्या लिखना है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय जब ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे थे, तो देखिए उस समय भारत में सभी रियासतों का विलय करना नहीं था,
क्योंकि जो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, जब ब्रिटिश शासन जो है इसकी समाप्ति हुई थी, अर्थात जो है अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर जा रहे थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में जो है 565 रियासतें थी, ठीक है। तो 565 रियासतें थी, एक भाग तो भारत बना दिया गया था, दूसरा भाग पाकिस्तान बना दिया गया था, ठीक है जी। एक भाग भारत, एक भाग पाकिस्तान बना दिया गया था। अब बात आई थी कि रियासतों, है ना, रियासतों की बात आई कि रियासत जो है किस भाग में शामिल होंगी, भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में शामिल होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सभी रियासतों का विलय करना नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है का कहना था कि कोई भी जो रियासत है वो अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों का तो विभाजन कर दिया गया था, लेकिन बची रियासतें थी, है ना, रियासतें थी, और रियासत पर कौन शासन कर रहा था, राजा शासन कर रहा था। तो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो रियासत के राजाओं से कहकर गए थे कि या तो आप जो है भारत में शामिल हो जाओ, है ना, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, ठीक है। और यदि आपको किसी में भी शामिल नहीं होना है, भारत में भी शामिल नहीं होना है, पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना है, तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हो, है ना, आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हो। ये जो अंग्रेज है वो कहकर गए थे, ठीक है। यानी पूरा का पूरा काम जो है फूट डालो का काम किया गया था, फूट डालने का काम जो है अंग्रेजों ने किया था। तो यहाँ पर देखिए विलय की समस्या, रजवाड़ों के विलय की समस्या कैसे आई थी कि जो अंग्रेजी सरकार है उन्होंने ब्रिटिश जो सरकार है उन्होंने रियासत से क्या कहा था, रियासत के राजाओं से कहा था कि रियासत अपनी मर्जी से चाहे तो वो भारत में शामिल हो सकती है या फिर जो है वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है। यदि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहे तो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर बना सकती है, ठीक है। ये आपको इस तरह से हेडिंग आपको समझनी है। आगे देखिए, आगे जो प्रमुख समस्या हैं वो आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए अतः यह फैसला लेने का अधिकार जो है राजाओं को दे दिया गया था कि आप या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और यदि किसी एक में इनमें से किसी में भी शामिल नहीं होना है तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हो, ठीक है ना। राजाओं को ये अधिकार दे दिया, जो अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या थी, बिल्कुल समस्या थी, है ना, क्योंकि जो सभी राजा थे वो क्या कर सकते थे, वो तो अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व बना लेंगे सभी, कोई भारत में शामिल नहीं होगा, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या के रूप में ये उभरी थी, ठीक है। फलस्वरूप इस समस्या ने जल्द ही प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो देखिए इस जो समस्या है, इस समस्या ने जल्दी क्या है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहले त्रावणकोर, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को जो है आज़ाद रखने की घोषणा कर दी साहब, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने अर्थात आज़ाद रखने की घोषणा की थी, तो त्रावणकोर के राजा ने। किसने? त्रावणकोर के राजा ने। तो देखिए इसके बाद जो है अपन इस वीडियो के बाद जो है अपन इसी चैप्टर के एक एक MCQ टाइप क्वेश्चन, जो PYQ वो क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी समझने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अपन डीप में जाकर समझेंगे, ठीक है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना है। तो देखिए आज़ादी जो है, आज़ादी रखने की घोषणा किसने कर दी थी? त्रावणकोर के राजा ने जो है अपने राज्य को सबसे पहले आज़ाद रखने की घोषणा कर दी साहब, ठीक है। अब देखिए इससे अगले दिन जो है हैदराबाद का एक राजा था, हैदराबाद की जो राजा कौन था? निजाम था। हैदराबाद का राजा कौन था? निजाम था। उसने भी जो है अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी थी। सबसे पहले किसने की थी? त्रावणकोर के राजा ने अपने जो रियासत थी उसको आज़ाद रखने की घोषणा कर दी साहब। इसके दूसरे दिन बाद हैदराबाद के शासक कौन था? निजाम था। उसने अपने जो रियासत थी उसको आज़ाद रखने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। अगला जो आपको पॉइंट है वो याद रखना है, यहाँ पर हेडिंग बनानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। किसके नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हेडिंग बनानी है, और इसमें कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में इनका जन्म हुआ था। ये कांग्रेस के नेता थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे और गृह मंत्री रहे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है जी। इन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा हुआ है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने देशी रियासत जो थी उन्होंने भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रांतीय समिति के जो है क्या थे? संस्थापक थे। जब संविधान सभा तैयार की जा रही थी तो उसमें प्रांतीय समिति के जो संस्थापक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है जी। इससे पहले जो है
अगला जो पॉइंट है वो आपको समझना है। इनकी प्रसिद्ध उपाधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रसिद्ध उपाधि आपको याद रखनी है। प्रसिद्ध उपाधि कौन सी थी? लौह पुरुष के नाम थी, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं? लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है जी। इससे आगे जो है अपन को जो अगली हेडिंग है वो आपको समझनी है। और यदि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, कोई संदेह होता है, तो आप बिना झिझक के जो है कमेंट बॉक्स में जो अपना डाउट है वो मेंशन कर सकते हो। आपको जो अपना जो एक तरह से आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो है जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए अगली आपको हेडिंग बनानी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से। किससे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से अगली हेडिंग बनानी है। इसमें आपको क्या लिखना है? रजवाड़ों के शासकों द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र अथवा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते थे। तो देखिए रजवाड़े के जो शासक है ना, रजवाड़े के शासक कौन थे? राजा थे। तो राजाओं के द्वारा जो भारतीय संघ में जो शामिल होने के लिए एक विलय पत्र जो है वो दिया जाता था और उस पर सहमति पत्र हस्ताक्षर किए जाते थे। अर्थात जो सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए जाते थे, उसी को अपन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्वेश्चन 2025 जो है 2025 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर पहले से स्टार लगा हुआ था और ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अपन विलय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय पत्र भी कहते हैं। तो देखिए किस तरह से जो है इसका जो प्रक्रिया थी। तो देखिए रजवाड़े के शासक कौन थे? राजा थे। तो राजाओं को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए क्या था, और जो भारत के नेता थे वो क्या थे? वो राजाओं के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि साहब आप इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो कि आप भारत में शामिल हो रहे हो, ठीक है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं या फिर विलय पत्र कहते हैं, ठीक है जी। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आपको यहाँ पर समझनी है, आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है। हैदराबाद का, है ना, भारतीय संघ में विलय। विलय का मतलब होता है शामिल होना। जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद के शासक कौन था? निजाम था। तो निजाम के द्वारा जो भारतीय संघ में जो है हैदराबाद का विलय, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, इस तरह से आपको लिखना है, जो चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी, ठीक है। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी, ठीक है। यानी चारों तरफ उसके हिंदुस्तान था। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, ठीक है। जो पुराना हैदराबाद था वो बहुत बड़ी रियासत थी और उसके जो वर्तमान जो आपको भारत है इसमें महाराष्ट्र जो है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसके कुछ हिस्से फैले हुए हैं, ठीक है जी। तो हैदराबाद इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हो कि 3 राज्यों में इसका विस्तार था। तो हैदराबाद कितनी बड़ी रियासत थी, ठीक है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो देखिए निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, जो दुनिया के दौलतमंद लोगों में शामिल किया जाता था। तो देखिए हैदराबाद रियासत का एक परिचय है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, ठीक है। देखिए बिल्कुल निजाम क्या चाहता था कि हैदराबाद को जो है आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए और उसने जो है त्रावणकोर के बाद जो है अपनी रियासत को आज़ाद रखने की घोषणा भी कर दी थी। इस प्रकार निजाम ने जो है नवंबर 1947 में भारत सरकार के यथास्थिति बनाए रखने हेतु 1 साल के लिए समझौता भी किया था, ठीक है। 1 साल के लिए समझौता किया था, ये आपको यहाँ पर समझना है। और देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल नोट्सों को बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखना, जिससे कि आपको रिवाइज करने में जो है कोई समस्या जो है परेशानी ना हो, ठीक है जी। आगे देखिए सामान्यतः 1 साल के अंदर ही हैदराबाद रियासत के लोगों और निजाम के बीच एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तो देखिए 1 साल के अंदर ही क्या हुआ था, हैदराबाद की रियासत जो है उसके अंदर जो लोग रहते थे उनके अंदर, ठीक है ना, हैदराबाद के लोगों के बीच और जो निजाम के बीच क्या हुआ था, एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया साहब। आंदोलन ने जोर पकड़ा क्योंकि ये लोग निजाम की दमनकारी जो नीतियां थी उनसे परेशान आ गए थे सब। क्योंकि निजाम जो था वो लोगों पर क्या कर रहा था, एक तरह से उनको परेशान कर रहा था, उनका दमन कर रहा था, ठीक है। इस प्रकार जो है हैदराबाद आंदोलन ने एक केंद्र बन गया। हैदराबाद आंदोलन का क्या बन गया था? एक केंद्र बन गया था, क्योंकि निजाम जो है लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन देख निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन आगे इसकी परिभाषा देखेंगे, अपने अर्धसैनिक बल रजाकार जो है को रवाना किया साहब, है ना। जब हैदराबाद में आंदोलन ने जोर पकड़ा, आंदोलन बहुत फैल गया, तो जो निजाम था उसने अपने अर्धसैनिक
जो अर्धसैनिक बल थे अर्थात उन्हीं को रजाकार कहते हैं, उनको आदेश दिया कि जो जाओ आप वहाँ पर क्या है, आप इस आंदोलन को संभालो। ठीक है, जो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, तो देखिए बिल्कुल निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे, अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक अर्थात बहुत ज़्यादा लोगों को मारने वाले थे, अत्याचार कर रहे थे, जिन्होंने गैर मुसलमान लोगों को क्या बनाया था, अपना निशाना बनाया था। गैर मुसलमान अर्थात मुसलमान के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको अपना निशाना बनाया था और लूटपाट मचाई थी। ठीक है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना जो है निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची साहब। तो 1948 में जो है भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई साहब। कुछ दिनों के अंदर जो है, कुछ दिनों तक रुक रुक कर लड़ाई चली। अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो कुछ दिन तक रुक रुक कर लड़ाई चली थी और अंत में निजाम ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए, अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद जो है भारतीय संघ में शामिल हो गया। ठीक है, तो भारतीय संघ में जो हैदराबाद है वो किस तरह से शामिल हुआ वो हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, और यहाँ पर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगली हेडिंग है रजाकार। ठीक है, रजाकार, तो रजाकार किसे कहते हैं, हैदराबाद के शासक निजाम के अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता है। जो हैदराबाद का शासक कौन था, निजाम था, उसका अर्धसैनिक बल था, रजाकार कहा जाता था। ठीक है, जो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ तक जो है अपन ने कई जो नोट्स हैं है ना, कई जो हेडिंग हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।